अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर को अपने। तो हमने हेमोग्लोबिन पे छोड़ा था ना, और हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन एक जो है ऐसा प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड को रेडिश का कलर होता है। जो रेडिश कलर देता है वो हेमोग्लोबिन ही होता है, जो आपके ब्लड को जो है वो रेडिश कलर देता है। अब देखें, इसकी हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में। हेमोग्लोबिन विच हेल्प कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, सो इट कैन बी एक्सेल्ड। ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेता है और लंग से लेता है और जो है पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से लंग्स तक लेकर आकर बाहर निकाल देता है। ब्लड अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट द कलर फ्रॉम द हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसी वजह से इसका कलर हमें जो रेड नज़र आता है। द परसेंटेज ऑफ होल ब्लड वॉल्यूम डेट इज़ मेड अप ऑफ red blood cells is called the hematocrit and is a common measure of red blood cells level। अच्छा, हेमेटोक्रिटिक रेट MCH वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम क्या करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना उनको मेजर करने के लिए हम ये सारी पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। उनका वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इसकी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो कितना स्पेस ले रहे हैं सेल के अंदर या बॉडी में, उनके जो चीज़ों को हम मेजर करने के लिए हम जो है ये सब कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स protect the body from infection. They are much fewer in number than red blood cells, accounting for about 1% of your blood। अब ये जो है इनकी क्वांटिटी जो है वो सेल्स की ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, सबसे ज़्यादा तादाद में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल हैं, जिसको हम एथ्रोसाइट्स कहते हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का एक बहुत ही मेजर रोल है कि ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी कि हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं इन्फेक्शन से, किसी भी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब एक ऐसे वाइट ब्लड सेल जिनके ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट मीन्स ऐसे सेल्स जिनके ग्रेन्यूल्स नहीं होते जिनमें। अब जैसी ये आ गए न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेजोफिल्स, ये सारे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये विदाउट जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रोफाइल है ये सेल्स हमारे बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करते हैं। इजोनोफिल जो है एलर्जिक कंडीशन जितनी भी होती है उससे ट्रीट करते हैं। बेजोफिल्स क्या, ये भी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए, एलर्जी हो गई, कुछ भी हो गई, WXY, तो ये सारे बेजोफिल्स करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो सारे लिम्फोसाइट्स उसको जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। मोनोसाइट्स बैक्टीरिया, वायरसेस और जितने भी फॉरेन मटेरियल्स बाहर से आते हैं उन सबको इनगल्फ करते हैं, जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है वो एक छोटा सा काम होता है, मतलब है तो इनका बहुत काम, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रही हूँ। फिर ये एक बहुत ही बड़ा और वास्ट टॉपिक है, फिर इनको हम वन बाय वन इनके सेल्स को भी जो है डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे तीसरा कंपोनेंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मैं पहले ही आपके वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्लेटलेट्स जो है आपके ब्लड को क्लोट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करते हैं। ये फ्रेगमेंट्स होती हैं सेल की जो ब्लड की क्लोटिंग करवाती हैं, ताकि कोई भी अगर इंजरी हो या कोई भी चीज़ हो तो आपका जो ब्लड है वो वेस्ट ना हो, बल्कि वहीं पे वो जमा हो जाए। Fragments of cells, platelets help the blood clotting process or coagulation by the gathering at the site of an injury, sticking to the lining of the injured blood vessels and forming a platform on which blood coagulation can occur. These result in the formation of a fibrin clot which covers the wound and prevents blood from leaking out. Fibrin also form the initial scaffolding upon which new tissues form.
thus promoting healing। अच्छा, फिब्रिन क्या करती हैं? फिब्रिन एक तरह की प्रोटीन है। अब वो जितने भी न्यू टिश्यूज़ बन रहे हैं, अब जैसे ब्लड सेल्स बने हैं, तो वो क्या करेंगे, साथ में प्लेटलेट्स भी बनेंगे उसमें, ठीक है। यानी फिब्रिन से जो है वो प्लेटलेट्स की प्रमोशन भी होगी, जिनको हम जो है बहुत सारे जो एंटीकोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेंट ना करें, यानी कि जो खून को ना जमाए, जैसे कि ईडीटी हो गया, जो कि हमें ब्लड सीपी का सैंपल हम जिसमें कलेक्ट करते हैं उसमें ईडीटी डला ऑलरेडी होता है, ताकि जैसे ही हम ब्लड डालते हैं तो वो क्लोट नहीं होता। हालांकि अगर हम प्लेन ट्यूब लें तो उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता, ठीक है, तो वो उसमें फ़ौरन से ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है। तो कोगुलेंट क्या करता है? एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका फंक्शन हमें समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब मेजर डिफरेंस देखेंगे किसका? सीरम और प्लाज्मा का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ सीरम एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड दैट हैज़ बीन ट्रीटेड विद एन एंटीकोगुलेंट। प्लाज्मा वो होता है जिसमें जो है क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट शामिल हो, वो प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है, जिसमें एंटीकोगुलेंट शामिल हो। अब जैसे अगर हम ईडीटी ट्यूब में लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अब जो है उसमें एंटीकोगुलेंट शामिल होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम उसको सेपरेट करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको वो क्या नज़र आ जाएगा, वो जो आएगा ऊपर वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा, ठीक है। सीरम इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन, देयरफॉर डिवोडेड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स एज फाइब्रिनोजेन, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है उसमें? फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है, जो उसको क्लोट करवा रहा होता है, ठीक है। तो वो जो आप सीरम देखते हैं ना, सीरम क्या होता है? जो हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं उसके ऊपर प्लेन ट्यूब के अंदर, वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा वो होता है जिसमें जो एंटीकोगुलेंट से ट्रीट किया गया हो, और सीरम वो होता है जिसमें एंटीकोगुलेंट ना हो आफ्टर कोगुलेशन जो बने, ठीक है। तो ये मेन इसका डिफरेंस है। अगर आप याद करना चाहें तो बहुत सारे इसके डिफरेंस होते हैं सीरम और प्लाज्मा के, बट जो मेन डिफरेंस है उसको हम यही वाला जो है वो कंसीडर करते हैं मोस्टली। तो इसके बाद हमारी यहाँ पर जो है ये वाली वीडियो और ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो एरिथ्रोपोइसिस पे होगा, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का बनना, वो किस तरह से बनते हैं वो मैं अपने आप को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बोर्ड। So if you like my videos, like my lecture, please like, share and subscribe my channel. Share with your friends, with your colleagues and relatives, because it's very beneficial series for you, okay, and for science students. So please hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.